अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर ख़ान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड पार्ट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 2024 की पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इस कंप्लीट लेक्चर लेने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं HCl। अब इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा होता है और इन दो के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यही सिंगल लाइन, यही बॉन्ड जो है, ये इन दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके लिए हम दो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे HCl। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। इसमें क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है और इस तरह से एक मॉलिक्यूल के एक पॉजिटिव एंड की दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ जो अट्रैक्शन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स को फुल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसमें दो एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो स्टेबल कर लेते हैं। तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स में एटम्स ने किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रखा है। ये अट्रैक्शन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से हुई है। पार्शियल मीन होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, तो इस वजह से ये अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन जो है वो वीक होती है। आगे इंटरमोलिकुलर फोर्स की काफ़ी टाइप्स हैं। डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डाइपोल फोर्सेस। डाई मीन होता है हमारे पास 2 और पोल मीन हमारे पास एंड, यानी कि ऐसी चीज़, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो एंड हों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल हम यहाँ पर अगेन लेंगे HCl और ये HCl। अब इसमें जो क्लोरीन होता है उसकी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो झुकाव है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की तरफ जो है इन इलेक्ट्रॉन का झुकाव काफ़ी कम होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। इसमें भी क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल में भी दो एंड हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एंड है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव एंड है, तो इसको हम डाइपोल बोलेंगे। इसमें भी दो एंड है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये डाइपोल है। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। तो इस अट्रैक्शन को हम डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जैसे क्वेश्चन की हेडिंग से शो हो रहा है कि इसमें एक डाइपोल होता है। डाइपोल मीन ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एंड हों, एक पॉजिटिव एंड और दूसरा नेगेटिव एंड, यानी कि इसमें एक मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो सेंटर में होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चारों तरफ उसके फैली होती है। अब देखेंगे कि इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हो जाती है। तो जब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स
एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ पुल करता है। अब इसका मॉलिक्यूल तो पोलर ही रहेगा, डायपोल ही रहेगा। अब चूंकि इसके पॉजिटिव एंड ने उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल किया है तो इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर शिफ्ट होती है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर रह जाती है। यानी कि कुछ इस तरीके से कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर शिफ्ट हो जाएगी और एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रह जाएगी। अब ये हमारा मॉलिक्यूल तो ये वाला है जो कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन पहले ये नॉन पोलर था। अगले स्टेप में इसकी वजह से इसके अंदर भी पोलैरिटी पैदा हो गई है, इसके अंदर भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव एंड क्रिएट हो गए हैं। तो इसको हम डायपोल बोलेंगे और इसको फिर हम इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पोलैरिटी आई है वो इसकी वजह से आई है। इस वजह से इससे फिर बनने वाले डायपोल को हम इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे। अब इसके पॉजिटिव एंड और इसके नेगेटिव एंड के दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है तो इस अट्रैक्शन को हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। जैसे प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेंटर में होती है और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो उसके अराउंड फैली होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करता हूँ। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेंटर में और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड फैली होती है। अब इसमें देखेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पर शिफ्ट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर रह जाती है। अब ये एक लम्हे के लिए हमारे पास डायपोल बन जाता है, इसे हम इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं। अब जब ये डायपोल बन जाता है तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की मदद से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर शिफ्ट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर शिफ्ट हो जाती है। अब फिर इसका पॉजिटिव एंड उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक साइड पर, फिर इसका पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव एंड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से इनके दरमियान पोलैरिटी इंड्यूस होती जाती है। अब पहले एक लम्हे के लिए हमारे पास ये डायपोल बनता है, इसे हम इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं। फिर इसकी वजह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल को हम इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। तो इसके पॉजिटिव एंड और इसके नेगेटिव एंड के दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है तो इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसी तरह इन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, फ्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो सभी केसेस में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन होती है इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। या एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन की दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन होती है इससे भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। या एक मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन की दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन होती है इससे भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है YHF इज वीकर एसिड एज कम्पेयर टू HCl, HBr, HI। इधर एसिड की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। एसिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए और वो वाटर में डिज़ोल्व होकर अपने आयन्स में टूटकर हाइड्रोजन आयन दे। अब फिर दो तरह के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स को बोलते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होने के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। और वीक एसिड्स ऐसी सब्सटेंसेस को, ऐसे एसिड्स को बोलते हैं जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो डिज़ोल्व होने पर बहुत कम हद तक अपने आयन्स में टूटते हैं और बहुत कम हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। अब HF इज़ अ वीकर एसिड एज कम्पेयर टू HCl, HBr, HI। अब HF वीकर एसिड है, यानी कि HF वाटर में डिज़ोल्व होने पर आसानी से हाइड्रोजन आयन्स नहीं देता। HF जो है वो आसानी से अपने आयन्स में नहीं टूटता। तो इसकी रीज़न देखेंगे। HF में देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है कि एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बनिस्बत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, सभी से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जबकि HCl, HBr, HI के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एक तो ये फैक्टर है कि हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है इधर फ्लोरीन के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन स्मॉल साइज्ड एटम होने की वजह से हाइड्रोजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन की ये वाली अट्रैक्शन फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग है, और हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ ये वाला बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फंसा हुआ है, इंट्रैप्ड है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से HF जो है वो आसानी से अपने आयंस में नहीं टूटता, यानी कि ज़्यादा हद तक हाइड्रोजन आयंस वाटर में डिज़ोल्व होने के ऊपर नहीं देता। और दूसरे मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी अट्रैक्शन इस अट्रैक्शन की निस्बत वीक है, और मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो भी इस अट्रैक्शन की निस्बत वीक है। नीचे वाले फिर जो एसिड्स हैं वो HF से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, यानी कि वो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। HF जो है वो हमारे पास वीकर एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई CH4 हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली जो कार्बन है ये पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। कार्बन के नीचे होता है हमारे पास सिलिकॉन के नीचे होता है जर्मेनियम, उसके नीचे होता है टिन। अब हम इनके हाइड्राइड्स राइट करेंगे। हाइड्राइड्स मीन जिसमें इन एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है, तो इसमें ये ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, तो हर एलिमेंट जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हम राइट करेंगे हर एलिमेंट के साथ, तो ये जो है इनके हाइड्राइड्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि CH4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ग्रुप मेंबर्स के हाइड्राइड्स में से सबसे लो है। एक्चुअली अगर हम देखें तो इन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं डाउन द ग्रुप, तो साइज़ ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। जब एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का साइज़ चूँकि ऊपर से नीचे इंक्रीज़ कर रहा है, तो मीथेन के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बाकी सभी मॉलिक्यूल्स के साइज़ के बनिस्बत स्मॉल होगा। तो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से हम मीथेन को आसानी से जो है वो बॉयल करवा सकते हैं, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना नहीं पड़ता। जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता जाएगा। मॉलिक्यूल का साइज़ जब बड़ा होता जाता है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ करते जाती हैं, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई H2O इज़ लिक्विड बट H2S एंड H2SC आर गैसेज। प्रीवियस किसी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि H2O जो है H2O के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो इस वजह से H2O जो है मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से लिक्विड होता है। H2S और H2SC की बात करें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस हैं। तो वीक फोर्सेस होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन जब वीक होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इस वजह से H2S एंड H2SC जो है वो गैसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाई H2O हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। इसको समझने के लिए हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। H2O का एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, H2O का एक दूसरा मॉलिक्यूल भी ड्रॉ करते हैं। अब इसमें सभी हाइड्रोजन्स के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लोन पेयर भी होते हैं। अब एक HF का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, फ्लोरीन HF, ये एक और HF का मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन अपने इस लोन पेयर की मदद से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
और ऑक्सीजन अपने इस लोन पेयर की मदद से दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब इधर देखें तो इसके पास फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन साथ वाले मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन जो का एक मॉलिक्यूल दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HF का कम क्यों है? एक्चुअली देखा जाए तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स से सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है वो सभी एलिमेंट्स के पार्शियल नेगेटिव चार्ज की बनिस्बत भी सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, वो सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बनिस्बत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड उस हाइड्रोजन बॉन्ड की बनिस्बत वीक होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इतना नहीं है जितना फ्लोरीन के ऊपर है। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड या ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी बनिस्बत क्या होगा? वीक होगा। अब चूँकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। इसमें चूँकि अट्रैक्शन वीक है तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लेकिन बात इसके बरक्स है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब हम इसकी रीज़न को समझेंगे। एक्चुअली अगर आप देखें तो इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दो हाइड्रोजन होने की वजह से और इसके बाद दो लोन पेयर होने की वजह से यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और वहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाती है। इस वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HF के मुकाबले में। चूँकि ये वाला बॉन्ड इन बॉन्ड्स की बनिस्बत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एक लम्हे के लिए कंसिडर कर लेता हूँ कि आपने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दे दी 10 जॉल। अब चूँकि ये वाला बॉन्ड उसकी बनिस्बत वीक है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी उससे कम लगेगी, तो मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 7 जॉल। अब ये वाला बॉन्ड उसकी बनिस्बत वीक है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी उससे कम लगेगी, तो मैं इसको भी वैल्यू दे देता हूँ 7 जॉल। अगर आप नेट चेन देखें, इसमें ओवरऑल आपको दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए टोटल एनर्जी अगर काउंट करें तो 7 + 7 14 जॉल दी जा रही है, वहाँ पर 10 जॉल। हालांकि दो मॉलिक्यूल्स को ही एक दूसरे से सेपरेट किया जा रहा है, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए 10 जॉल दी जा रही है और यहाँ दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ओवरऑल एनर्जी 14 जॉल दी जा रही है। तो इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बिकॉज वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल and HF can form only 1 hydrogen bond per mole. Question number 11 है how does carboxylic acids dissolve in water? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हम एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH। अब ये OH जो है ये एक पोलर ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में भी हमारे पास जो है पोलैरिटी होती है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक्चुअली इसके हाइड्रोजन के साथ ये जो अट्रैक्शन शो करता है, इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ डज वाटर एंड एथेनॉल मिक्स? एक्चुअली एथेनॉल की भी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एथेनॉल के अंदर भी हमारे पास एक पोलर OH ग्रुप होता है और इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एथेनॉल में देखें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो जब एथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर और वाई आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर? एक्चुअली जब हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और जब हम वाटर को कूल करते जाते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट आने लग जाती है। कुछ इस तरीके से जैसे हम वाटर को कूल कर रहे होते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ अट्रैक्शन डेवलप करते हुए इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं कि उनके दरमियान सभी जगह जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, यानी कि अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। और इस अट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से
जब वाटर इस तरह से आइस बन जाता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, और इन स्पेसेस क्रिएट होने की वजह से जो आइस है ये लिक्विड वाटर की बनिस्बत हल्की हो जाती है, और आइस के अंदर लिक्विड वाटर की बनिस्बत 9% ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब चूंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, आइस हल्की हो जाती है, तो इस वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के ऊपर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडर ब्लैंकेट ऑफ आइस। एक्वेटिक लाइफ का मतलब है कि ओशंस, रिवर्स, लेक्स वगैरह में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लाइक फिश वगैरह, तो उनके ज़िंदा रहने में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो इन फिश वगैरह का ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल था। अब इसको हम ज़रा समझते हैं। आप एक लम्हे के लिए कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक ओशन है और उस ओशन में फ़िश वगैरह है। तो ओशन के साथ वाला एरिया जो है वो सराउंडिंग कहलाता है। अब ओशन के साथ वाले एरियाज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, और उसके मुकाबले में जो वाटर है वो फिर हाई टेम्परेचर पर होता है, और हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर जाती है। तो सराउंडिंग में जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती जाएगी, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, तो उतनी ज़्यादा हीट जो है वो वाटर से फ्लो करके सराउंडिंग में चली जाएगी। अब इससे ये होगा, क्योंकि हीट वाटर से निकलकर सराउंडिंग की तरफ जा रही है, तो वाटर की हीट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, वाटर का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वाटर का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में आने लग जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस क्रिएट होने लग जाएंगी। यानी कि जितने ज़्यादा सराउंडिंग में हीट कम होगी, उतनी ज़्यादा हीट जो है वो वाटर की फ्लो करके सराउंडिंग में जाएगी। तो वाटर की हीट फिर काफ़ी कम हो जाती है, वाटर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और सरफेस के ऊपर जो हमारे पास वाटर मौजूद होता है वो आइस बन जाता है। अब ये जो आइस है ये इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। इंसुलेटर ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें से हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। अब जब आइस बन जाती है, अब सराउंडिंग में जितना ठंड पड़ जाए, जितना भी टेम्परेचर कम हो जाए, तो अब जो है वाटर की हीट यहाँ से फ्लो करके सराउंडिंग की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आइस एज ए इंसुलेटर के तौर पर काम कर रही है। तो इससे ये होगा कि वाटर में जितना भी हीट है, जितना भी टेम्परेचर है, वो अब मेंटेन रहेगा। तो अब फिश के लिए वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिश जो है वो उसके अंदर ज़िंदा रहेंगी। अब ये जो आइस बनी है ये वाटर में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनी है। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये आइस ना बनती। अगर ये आइस ना बनती तो फिर देखते हैं क्या होता। तो सराउंडिंग में जब हीट कम हो रही होती, सराउंडिंग का टेम्परेचर जब कम हो रहा होता, तो इस वाटर की हीट जो है वो सराउंडिंग की तरफ फ्लो करती जाती। एक स्टेज ऐसी आ जाती कि इस वाटर में हीट इतना कम हो जाती, वाटर का टेम्परेचर इतना कम हो जाता, तो उन फिश के लिए उस टेम्परेचर को बेयर करना इम्पॉसिबल था, तो फिश वगैरह की डेथ हो जाती। इसलिए हम कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फिश वगैरह के जिंदा रहने में हेल्प आउट करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स डिजोल्व इन वाटर। एक्चुअली जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर एक OH ग्रुप मौजूद होता है। तो इस ग्रुप की वजह से जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। यानी कपड़ों के ऊपर जो दाग धब्बे लग जाते हैं तो उनको उतारने में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है। अब इसको हम ज़रा इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास किसी चीज़ का दाग है, और जो दाग होते हैं ये मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। अब इनको वॉश करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का, सोप का या सर्फ का वाटर में मिक्सचर बनाकर यूज़ करते हैं। और जो वाटर होता है वो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जो डिटर्जेंट वगैरह ऐड करते हैं उसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। अब डिटर्जेंट के अंदर एक एंड जो है वो हमारे पास पोलर होता है, और दूसरा एंड जो है वो उसके अंदर नॉन पोलर होता है। अब इसका पोलर पार्ट जो है वो वाटर के पोलर पार्ट के साथ अटैच हो जाता है, और डिटर्जेंट का जो नॉन पोलर पार्ट है वो उस जो नॉन पोलर दाग है ये उसके साथ अटैच हो जाता है। तो कपड़े को जब हम निचोड़ते हैं तो उसमें डिटर्जेंट मिला पानी जब निकलता है तो उस डिटर्जेंट के नॉन पोलर पार्ट के साथ वो जो नॉन पोलर हमारे पास स्टेन है, जो नॉन पोलर दाग है, वो चूंकि उसके साथ अटैच हो जाता है तो इस तरह से वो दाग भी वहाँ से उतर जाता है। तो इस तरह से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है, क्योंकि ये हमारे पास जो वाटर है ये उस डिटर्जेंट के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा होता है। जैसे दिन के टाइम एक गिलास में वाटर फिल करें तो शाम के टाइम देखें तो उस वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हुआ पड़ा होगा, तो वाटर कहाँ गया होगा, एक्चुअली वो वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो इस लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। इसके फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर टेम्परेचर है, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो वेपर्स बनेंगे। तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इवेपोरेशन का रेट कम होता है जब टेम्परेचर कम होता है। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, यानी कि एक कंटेनर हमारे पास ऐसा है जिसका सरफेस एरिया कम है और एक कंटेनर हमारे पास ऐसा है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अगर कंटेनर का सरफेस एरिया कम है तो उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी कम इवेपोरेट हो रहे होंगे, और जिस केस में कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस मिल रही है इवेपोरेट होने के लिए, तो उसमें इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगी। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड्स। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, पोलर लिक्विड्स एंड नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास वाटर जो है एक पोलर लिक्विड है। पोलर लिक्विड ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी होती है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ रहे होते हैं। अब पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से वेपर्स में चेंज नहीं होते, यानी कि पोलर लिक्विड्स में जो इवेपोरेशन का रेट है वो स्लो होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब नॉन पोलर लिक्विड्स की बात करें, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है डिकेन का C10H22, ये हमारे पास नॉन पोलर है। एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं C10H22, ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो पोलर लिक्विड्स वाली अट्रैक्शन के बनिस्बत एक वीक फोर्स है। तो इस वजह से नॉन पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में ये अट्रैक्शन आसानी से ब्रेक हो रही होती है, और नॉन पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से फिर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। यानी कि पोलर लिक्विड्स में इवेपोरेशन स्लो होती है क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, आसानी से वेपर्स नहीं बनते। नॉन पोलर लिक्विड्स के केसेस में अट्रैक्शन वीक होती है, आसानी से वेपर्स बन जाते हैं, यानी कि नॉन पोलर लिक्विड्स में इवेपोरेशन फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एक्सप्लेन, यानी जो इवेपोरेशन होती है इससे ठंडक पैदा होती है। अगर आपके हाथ पर कभी पेट्रोल गिरा हो और जब पेट्रोल थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। तो हम इसकी रीज़न देखेंगे कि ये ठंडक क्यों महसूस होती है। इसको समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास हाथ की हथेली है और इसके ऊपर पेट्रोल मौजूद है। अब पेट्रोल जैसे हमारे पास एक लिक्विड है, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब पेट्रोल इवेपोरेट हो रहा होगा तो पहले हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लीव कर जाएंगे, यानी पहले पेट्रोल के हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज होंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। अब जब पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे तो इस पेट्रोल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। जब एक लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उस लिक्विड का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। जब लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो उस लिक्विड का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स पेट्रोल के इवेपोरेट हो जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, तो अब उस सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि अब उस पेट्रोल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी, पेट्रोल के टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ कि पेट्रोल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब उसके मुकाबले में जो हमारी हथेली है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है। अब हम जानते हैं कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर जाती है। जो पेट्रोल है ये लो टेम्परेचर पर मौजूद है और हमारी हथेली जो है वो हाई टेम्परेचर पर मौजूद है। तो हीट जो है वो हमारी हथेली से, यानी कि हाई टेम्परेचर वाली हथेली से उस लो टेम्परेचर वाले लिक्विड की तरफ फ्लो कर जाएगी। अब हमारी हथेली से हीट चूँकि है एब्जॉर्ब होकर लिक्विड में जा रही है तो हमारी हथेली की हीट कम हो जाएगी, हमारी हथेली का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इस वजह से हमारी हथेली को ठंडक महसूस होगी।
तो इस तरह से इवेपोरेशन जो है वो ठंडक पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल, एक्सप्लेन। हमारे घरों में वाटर को कूल रखने के लिए अर्थनवेयर वेसल्स यानी कि मटके वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें पानी ठंडा रहता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थनवेयर वेसल है और अर्थनवेयर वेसल में हमारे पास लिक्विड मौजूद है। अब सेम इसी तरह जैसे मैं ऊपर आपको समझाया है, इसमें भी हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसके अंदर लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। अब ये जो वेसल होती है ये पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। और ऊपर मैंने आपको ये बात समझाई है, जब एक लिक्विड में लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं तो उस लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसके अंदर जो वाटर मौजूद है उस वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर कम होने का मतलब ये है कि वाटर अब ठंडा हो जाएगा। अब इसमें वाटर जब ठंडा मौजूद होगा, अब जब ये हमारे पास अर्थनवेयर वेसल है, ये जिस मटेरियल की बनी होती है ये मटेरियल इंसुलेटेड होता है, यानी कि जो सराउंडिंग से हीट है वो अब इस वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, यानी कि हीट जो है वो अब इस वेसल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो जो उसके अंदर वाटर ठंडा मौजूद है तो वो उसके अंदर वाटर ठंडा ही रहेगा। तो इस तरह से अर्थनवेयर वेसल जो है वो वाटर को अपने अंदर कूल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पर होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कपड़े सूखने का प्रोसेस भी एक इवेपोरेशन है। जब गीले कपड़ों में मौजूद वाटर मुकम्मल तौर पर वेपर्स में चेंज हो जाता है तो कपड़े सूख जाते हैं। अब गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गीले कपड़ों में मौजूद वाटर जो है वो बड़ा तेज़ी से वेपर्स में चेंज हो रहा होता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। और सर्दियों में कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से कपड़ों में मौजूद लिक्विड वाटर स्लोली जो है वो इवेपोरेट हो रहा होता है, तो इस वजह से कपड़े सूखने में थोड़ा देर लगती है। यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वन फील्स सेंस ऑफ कूलिंग अंडर फैन आफ्टर बाथ, यानी कि जब कोई नहाने के बाद पंखे के नीचे बैठता है तो उसको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी हम रीज़न समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी बॉडी है और जब हम नहाने के बाद आते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। अब उन वाटर ड्रॉपलेट्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। तो जब वो वाटर इवेपोरेट होगा तो पहले हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। तो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जब लिक्विड में लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं तो उस लिक्विड का टेम्परेचर यानी कि कम हो गया है। तो उसके मुकाबले में जो हमारी बॉडी है वो हाई टेम्परेचर पर है और हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो इस तरह से हीट जो है वो हमारी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाले लिक्विड की तरफ फ्लो कर जाती है। हमारी बॉडी की हीट कम हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी को ठंडक का एहसास होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है फ़ैन का। एक्चुअली जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो स्पीड ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करता है। जब फ़ैन के नीचे बैठते हैं, जब फ़ैन रनिंग में होता है तो जितने ज़्यादा एयर की स्पीड होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और उतना ज़्यादा हमें ठंडक महसूस होगी। एक्चुअली जब एयर की स्पीड जितना ज़्यादा होगी तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लीव कर जाएंगे, पीछे फिर ज़्यादा लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, तो लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि अब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट जो है उस लो टेम्परेचर वाले लिक्विड की तरफ फ्लो कर जाएगी, तो हमारी बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब हमारी बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हमें इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेपर प्रेशर एंड इट्स फैक्टर्स। इसको समझने के लिए हम एक क्लोज्ड कंटेनर ड्रा करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है
तो इस कंटेनर में जो लिक्विड जिस टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है तो उस लिक्विड के वेपर्स बन रहे होंगे, और इस लिक्विड का वेपर्स में जाना इवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब जब ये कंटेनर क्लोज्ड होगा तो इन वेपर्स को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये वेपर्स मूव करते हुए दोबारा उस लिक्विड की सरफेस के साथ टकराएंगे और ये वेपर्स जो है दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो इन वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। यानी कि पहले इवेपोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उतना रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। यानी कि जितने लिक्विड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज हो रहे होते हैं उतने वेपर्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं। तो इस स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि लिक्विड और वेपर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इस स्टेट पर लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें वेपर ज़्यादा बनेंगे और वेपर का प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। और लिक्विड का अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसके अलावा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर कम होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड एंड नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से उन लिक्विड्स के जो वेपर्स हैं वो आसानी से नहीं बनते, तो वेपर का प्रेशर भी कम होता है। और नॉन पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपर्स में चेंज हो जाते हैं और उनके वेपर्स का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम एक कंटेनर में लिक्विड लेते हैं लाइक वाटर, और ये कंटेनर में लिक्विड हम जिस प्रेशर पर लेते हैं वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 1 atm। और 1 atm की वैल्यू अगर टॉर में देखें तो 760 टॉर। तो जब हम इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो इस लिक्विड के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम हीट कंटिन्यू रखते हैं यानी कि कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है जब लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है कि लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर भी हमारे पास कितना हो जाता है 1 atm। और अगर टॉर के अंदर देखें तो 760 टॉर। तो उस टेम्परेचर को फिर हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर वाटर के केस में देखें तो जब वाटर 100 सेल्सियस को पहुंच जाता है तो लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर भी 1 atm यानी कि 760 टॉर हो जाता है। तो इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 25 है वाई बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। जैसे मैंने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है कि लिक्विड तब बॉयल होता है जब उसके वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर है यानी कि 1 atm, तो जब लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर भी 1 atm यानी 760 टॉर होगा तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर से ज़्यादा हो, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास 1000 टॉर, तो अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस से ज़्यादा होगा। यानी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। कैसे, यहाँ पर देखें, जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर था तो लिक्विड के वेपर्स के प्रेशर को भी हमने 760 टॉर करना था। तो लिक्विड के वेपर्स के प्रेशर को 760 टॉर करने के लिए 100 सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ा, तो वाटर बॉयल हो जाएगा। अब चूँकि एक्सटर्नल प्रेशर 1000 टॉर है तो अब हमने लिक्विड के वेपर्स के प्रेशर को भी 1000 टॉर करना है। तो 760 टॉर करने के लिए 100 सेल्सियस देना पड़ा था, तो 1000 टॉर करने के लिए 100 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर से ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का 100 सेल्सियस से ज़्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर से कम हो, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ हमारे पास 500 टॉर,
अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर से कम हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस से भी कम होगा। क्योंकि जब 760 टॉर करने के लिए हमने लिक्विड को 100 सेल्सियस टेम्परेचर दिया था, अब चूंकि हमने लिक्विड के वेपर्स के प्रेशर को भी 500 टॉर करना है, तो अब हमें 100 सेल्सियस से कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इधर जब हम मरी हिल्स की बात करते हैं तो मरी हिल्स में अगर हम देखें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, तो ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें लिक्विड है और ये मरी हिल्स के ऊपर मौजूद है। तो मरी हिल्स में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है हमारे पास 700 टॉर। आप देखें एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अब 760 टॉर से कम है, तो इसलिए अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस से कम होगा और इसमें जो वाटर बॉयल हो जाता है वो हो जाता है 98 सेल्सियस। अब माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर देखेंगे कि वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है। जैसे हमारे पास कंटेनर है और उसमें ये वाटर मौजूद है। अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो होता है 323 टॉर। अब चूंकि देखें अब एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर से भी कम है, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मरी हिल्स की बनिस्बत भी कम होगा और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास 69 सेल्सियस। तो इस तरीके से मरी हिल्स और माउंट एवरेस्ट के ऊपर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई इज़ फूड कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर। एक्चुअली प्रेशर कुकर हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर होता है। अब खाने की चीज़ को बनाने के लिए वाटर भी यूज़ किया जाता है। वाटर यूज़ करने की साइंस ये है कि जब हम हीट कर रहे होते हैं तो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो हॉट वाटर उस खाने पकाने में यूटिलाइज होता है। अब हमारे पास जो प्रेशर कुकर होता है उसमें वाटर भी यूज़ हो रहा होता है, तो ये हम मान लेते हैं कि ये खाने बनाने की चीज़ है। अब इस क्लोज्ड कंटेनर में, इस प्रेशर कुकर में एयर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। अब एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो उस लिक्विड वाटर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 180। अब जब वाटर की सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एयर का प्रेशर 180 होगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होगा। लेकिन प्रेशर कुकर में ख़ास बात यह हो जाती है कि प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो जब वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो इस वजह से खाना जो है उसके अंदर जल्दी तैयार हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। एक्चुअली एयर के मॉलिक्यूल्स तो इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन जो हीट कर रहे होंगे हम जब इसको, तो इस लिक्विड के जो वेपर्स बन रहे होंगे तो उन वेपर्स को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर से क्लोज्ड है। तो ये वेपर्स मूव करते हुए दोबारा उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर आएंगे। अब ये वेपर्स भी उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। आप देखें एयर के मॉलिक्यूल्स भी उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे और लिक्विड के वेपर्स जो बने थे वो वेपर्स भी उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे। तो अब लिक्विड को, वाटर को फील होगा कि अब उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 180 से कहीं ज़्यादा है, यानी कि लिक्विड को फील होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर अब बढ़ गया है। तो प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब एक्सटर्नल प्रेशर 180 से ज़्यादा हो जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो अब वाटर अपने वेपर्स के प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वाटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो खाना जो है वो उस हॉट वाटर से जल्दी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन दो चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करने का नाम है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें हैं, A प्लस B। A जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और B जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, तो जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो उस चीज़ के पहले वेपर्स बन जाते हैं, तो उन वेपर्स को हम दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं यानी कि कंडेंस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम A और B को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के डिस्टिलेशन में हमें एक प्रॉब्लम भी आता है, उसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर में दो चीज़ें हैं, लाइक ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का किसी चीज़ के साथ मिक्सचर बना हुआ है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं जो ग्लिसरीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है और जो कोई दूसरी सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है।
यानी कि हम ग्लिसरीन को किसी ऐसी चीज़ से सेपरेट करना चाह रहे हैं जिसमें दूसरी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट लो है। अब जो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 290 सेल्सियस। अब जब हम इसमें टेम्परेचर देते जाते हैं तो ग्लिसरीन जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाती है तो उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ग्लिसरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि ग्लिसरीन जो है वो ग्लिसरीन नहीं रहती, उसके मॉलिक्यूल्स छोटे यूनिट्स में टूट जाते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो फिर हम एक मेथड यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, अब वैक्यूम की मदद से हमारे पास जो मिक्सचर होता है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था ग्लिसरीन प्लस बी, अब हम वैक्यूम की मदद से एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर लेते हैं। तो जो इधर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि 1 atm। 1 atm हमारे पास 760 टॉर। अब इधर जो है हम वैक्यूम की मदद से एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर लेते हैं, यानी कि इधर हमारे पास होता है 760 टॉर, तो इधर हम रख लेते हैं 50 टॉर। जैसे प्रीवियस एक शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो ग्लिसरीन का अब जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 210 सेल्सियस। अब देखिए 210 सेल्सियस के ऊपर ग्लिसरीन बॉयल भी हो जाता है और ग्लिसरीन जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, तो इस तरह से हम ग्लिसरीन को दूसरी सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिस केस में हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को भी कम कर लेते हैं ताकि वो चीज़ जो है डिकम्पोज ना हो, वो हमें उसी हालत में मिल जाए। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज ये है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम आता है, क्योंकि इस केस में हमें 290 सेल्सियस के ऊपर हीट करना था और इस केस में हमें 200 सेल्सियस तक हीट करना है। तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना था तो फ्यूल का यूज़ भी ज़्यादा होना था, इस केस में हमें कम टेम्परेचर पर हीट करना है तो फ्यूल का यूज़ भी कम होगा। इसमें हमारे पास टाइम भी कम कंज्यूम होता है, क्योंकि कम टेम्परेचर देना है तो कम टाइम लगेगा। इसके अलावा इसमें हम कंपाउंड्स को डिकम्पोज होने से भी बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है 290 सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोज हो रहा था, तो यहाँ से तो हम ग्लिसरीन को सेपरेट नहीं कर सकते थे, यहाँ से तो हमें ग्लिसरीन नहीं मिल सकती थी। जबकि इस केस में बॉइलिंग पॉइंट चूँकि कम हो जाता है तो इस तरह से उस चीज़ को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और वो चीज़ जो है वो डिकम्पोज भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 28 है, बॉइलिंग नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, यानी कि जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाता है, यानी कि बॉयल हो रहा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी हमें हीट देने रहना पड़ती है। तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है लाइक वाटर। अब इस कंटेनर में जब हम लिक्विड वाटर लेकर उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हीट करने से उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है। और जब एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो जैसे इधर हमने वाटर लिया हुआ है, तो वाटर जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुँच जाएगा यानी कि 100 सेल्सियस, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगर हम इस लिक्विड को मुकम्मल तौर पर वेपर्स में चेंज करना चाहते हैं तो हमें बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी हीट देने रहना पड़ती है। उसकी वजह यह है कि बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो हम हीट दे रहे होते हैं वो हीट उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ हो रही होती है। तो इस तरह से हम उस लिक्विड को मुकम्मल तौर पर वेपर्स में चेंज कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करके। तो इसलिए हम कहते हैं बॉइलिंग नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 29 है, एंथैल्पी चेंज। जब भी हमारे पास कोई फिजिकल चेंज आता है या हमारे पास कोई केमिकल चेंज आता है, अभी हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है। देखें, अगर हमारे पास किसी चीज़ की फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही हो, अगर किसी चीज़ की फ़िज़िकल स्टेट तो चेंज हो रही हो लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, तो हम इस चीज़ को फ़िज़िकल चेंज बोलते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है लिक्विड स्टेट में, जब आपके पास वाटर लिक्विड स्टेट में है और अगर आप इसको हीट करें तो ये चला जाएगा गैसियस स्टेट में। अब इसमें देखें तो फिज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, इधर फिज़िकल स्टेट है लिक्विड, उधर फिजिकल स्टेट है गैसियस। तो इस प्रोसेस में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है वाटर की। इसके अंदर भी वाटर की जो कंपोजिशन है वो H2O रहेगी और गैसियस स्टेट में भी वाटर की जो कंपोजिशन है वो H2O रहेगी।
तो इस प्रोसेस में फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस प्रोसेस को फिजिकल चेंज बोलेंगे। और अगर केमिकल चेंज देखें तो इस प्रोसेस में उस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। यहाँ जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, अगर हमारे पास H2O है, हम इस वाटर को डिकम्पोज कर देते हैं हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। तो इस प्रोसेस में जो है उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है। जैसे इधर वाटर देखें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो डिकम्पोजिशन के बाद अब इसकी कंपोजिशन देखें तो सिर्फ हाइड्रोजन है और इस सब्सटेंस की कंपोजिशन देखें तो ऑक्सीजन है। तो इस प्रोसेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज बोलेंगे। तो जब भी कोई फिजिकल चेंज आता है या केमिकल चेंज आता है, तो इस प्रोसेस में जो हीट चेंज आता है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है, तो उस हीट चेंज को इंथैल्पी चेंज बोलते हैं और उसे डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंथैल्पी चेंज की अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। और ये हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इसे स्टडी करते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है हमारे पास 25 सेल्सियस, अगर इसको केल्विन में लिखें तो 298 केल्विन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इस प्रोसेस में हम सॉलिड ले लेते हैं और सॉलिड को हम हीट करते हैं, और जब हीट कर रहे होते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाता है। और जब सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट पर 1 मोल सॉलिड को मुकम्मल तौर पर लिक्विड में चेंज होने पर जो हीट एब्जॉर्ब होती है उस हीट को बोलते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को डेल्टा HF नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हीट चेंज भी 1 ATM के ऊपर स्टडी किया जाता है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो किलो जूल पर मोल। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इस प्रोसेस में हम लिक्विड ले लेते हैं और उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, और जब हम हीट कर रहे होते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाता है। जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाता है तो 1 मोल लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पर मुकम्मल तौर पर वेपर्स में चेंज होने में जो हीट एब्जॉर्ब होती है उस हीट को बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डेल्टा HV नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस हीट चेंज को भी हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर स्टडी करते हैं, और इस हीट चेंज का जो हमारे पास यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात करें तो इस प्रोसेस में हम सॉलिड ले लेते हैं। अब कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय डायरेक्टली तौर पर गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस सब्लिमेशन के प्रोसेस में, यानी कि जब 1 मोल सॉलिड को मुकम्मल तौर पर गैसियस स्टेट या गैसियस वेपर्स में जाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। इस मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन को हम डेल्टा HS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस हीट चेंज को भी हम 1 ATM के ऊपर स्टडी करते हैं, और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 30 है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे मैंने ऊपर बताया है कि सब्लिमेशन के प्रोसेस में हम सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाते हैं, और वेपोराइजेशन के केस में हम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं। अब हम दोनों प्रोसेसेस में, यानी कि सब्लिमेशन में भी और वेपोराइजेशन में भी हम गैसियस स्टेट में ही जा रहे हैं। इस केस में हम सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं और इस प्रोसेस में हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं। अब सॉलिड के अंदर लिक्विड्स के मुकाबले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इस वजह से सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगर हमने सॉलिड को गैसियस स्टेट में लेके जाना है, तो इस वजह से हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होती है। लिक्विड के अंदर जो है सॉलिड के मुकाबले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, तो इस वजह से अगर हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं तो हमें सॉलिड्स की बनिस्बत कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो इस वजह से हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होती है। क्वेश्चन नंबर 31, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी हाई। एक्चुअली आयोडीन जो है इसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्ज होता है
और जब मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्ज होता है तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स में जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से अगर हमने आयोडीन को गैसियस स्टेट में लेकर जाना है तो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। तो इस वजह से आयोडीन की जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है लिक्विड क्रिस्टल। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को यानी कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को हीट किया गया तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच गया। यानी कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 145 सेल्सियस। तो जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच गया तो ये चेंज हो गया एक टर्बिड फेज़ में। अब टर्बिड फेज़ का मतलब ये है ऐसा फेज़ जो क्लियर ना हो। अच्छा, जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड 145 सेल्सियस पर मेल्टिंग टेम्परेचर पर टर्बिड फेज़ में पहुंच गया तो इसको फर्दर भी हीट किया गया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता गया। तो एक स्टेज ऐसी आ गई, एक टेम्परेचर ऐसा आ गया 179 सेल्सियस, जिस टेम्परेचर पर ये टर्बिड फेज़ जो क्लियर नहीं था ये एक क्लियर लिक्विड में चेंज हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर वो टर्बिड फेज़ क्लियर लिक्विड में चेंज हो गया तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्लियरिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट मेल्ट हुआ उस टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पर उसकी टर्बिड फेज़ क्लियर फेज़ में चेंज हो गई तो उस टेम्परेचर को क्लियरिंग टेम्परेचर। तो इस मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान वाला जो फेज़ है, ये जो टर्बिड फेज़ है, इसको हम लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं, क्योंकि इस फेज़ के अंदर, इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। यानी कि हम लिक्विड क्रिस्टल्स की मदद से टेम्परेचर को भी बता सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल होता है उसकी लेयर्स में हमारे पास गैप होता है और जब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो तब तब लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर्स में जो डिस्टेंस होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो जब लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर वाइट लाइट पड़ती है तो हर बार डिफरेंट टेम्परेचर्स पर लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर्स में से डिफरेंट कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो उस रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से जो लिक्विड क्रिस्टल को कलर अपेयर होता है तो उस कलर ऑफ लाइट से हम टेम्परेचर की रीडिंग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड टू लोकेट इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। यानी कि अगर हमारी बॉडी में आर्टरीज या वेन्स में किसी जगह ब्लॉकेज हो जाए या हमारी बॉडी में किसी पार्ट में इन्फेक्शन या ट्यूमर हो जाए तो उसको भी हम लिक्विड क्रिस्टल की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह यह है जब आर्टरीज या वेन्स में ब्लॉकेज होती है या किसी जगह इन्फेक्शन या ट्यूमर होता है तो वो वाले एरियाज जो है हमारे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स की बनिस्बत ज़्यादा हॉट होते हैं। तो इससे ये होता है अगर जिस जगह कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर है वहाँ पर भी लिक्विड क्रिस्टल पेंट कर दिया जाए और नॉर्मल बॉडी पार्ट के ऊपर भी लिक्विड क्रिस्टल पेंट कर दिया जाए तो जहाँ पर कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर है तो वहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का कलर नॉर्मल बॉडी पार्ट्स की बनिस्बत डिफरेंट शो होगा। तो उस अपेयर होने वाले डिफरेंट कलर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर है। जैसे ब्रेस्ट के ऊपर अगर लिक्विड क्रिस्टल पेंट कर दिया जाए और लिक्विड क्रिस्टल को ब्लू कलर अपेयर हो जाए तो लिक्विड क्रिस्टल का ब्लू कलर अपेयर हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ब्रेस्ट में ट्यूमर है। तो इस तरह से हम इन्फेक्शन या ट्यूमर्स को भी लिक्विड क्रिस्टल की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 लिक्विड पार्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फेलो से भी शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी इस कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपका इसके अबाउट कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह निगहबान।